की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए बहुत बड़ा खुलासा इस मामले में सामने आया है। दूसरी खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी रोहिणी का निशाना आखिर किसकी ओर है, क्योंकि एक बार फिर से पोस्ट करके उन्होंने तंज कसा है। तीसरी खबर होगी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक को समझिए, क्योंकि इसे लेकर बहुत बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। और आपको आगे खबर दिखाएंगे महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी में जश्न का माहौल है। इसके पीछे की पूरी कहानी भी आपको समझाएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया गया और इसके बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने लगा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच की बात कह रही है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है, जिससे घर वालों के आरोपों को बल मिला है। प्रशासन के लोग, हॉस्टल के लोग और हॉस्पिटल के लोग, सारे लोगों ने पैसा खाया है, काफी मोटी रकम का पैसा खाया है। ऐसे बड़े लोगों के हाथ है। पुलिस और प्रशासन पहले इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा। पटना के एसएसपी ने भी यह कहते हुए यौन हिंसा की आशंका को खारिज किया था। प्रथम दृष्टया ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब वो हर एंगल से जांच की बात कह रहे हैं। अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी कल आया है और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, तो हम लोग फिलहाल उसी को सत्य मानते हुए चल रहे हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी? इसमें हर एंगल पे जांच किया जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पटना पुलिस की थ्योरी के साथ साथ और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने यौन हिंसा को क्यों नकारा? क्या हॉस्टल संचालक को बचा रही थी पुलिस? हॉस्टल संचालक के राजनीतिक रसूख ने दबाव बनाया? गायनोलॉजिस्ट से बयान किसने दिलवाया? क्या हॉस्टल संचालक और अस्पताल के बीच मिलीभगत थी? इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि छात्रा की मौत के बाद से ही घर वाले रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते रहे हैं। साथ में पुलिस और अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं। किसकी करतूत हो सकती है? हॉस्टल वाला, डॉक्टर वाला और दरोगा, तीनों मिल के ये इसमें गुनहगार हॉस्टल वाले तीनों मिल के करे, एक मिल के नहीं किए। फिलहाल पुलिस ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष कुमार रंजन को अरेस्ट कर लिया है। छात्रा की मौत कैसे हुई और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसका खुलासा आने वाले दिनों में जांच के बाद ही हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो छात्रा की मौत मामले में अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है तो कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले नीट छात्रा की मौत मामले की पूरी टाइमलाइन आप समझ लीजिए, कब क्या क्या हुआ। तो 5 जनवरी को घर से शंभू गर्ल्स हॉस्टल लौटी 17 साल की छात्रा। फिर 6 जनवरी को रात में उसने खाना खाया और उसके बाद कमरे में सोने चली गई। उसके अगले दिन यानी 7 जनवरी को कमरे में बेहोशी की हालत में छात्रा मिली, जिसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 7 से लेकर 10 जनवरी तक यानी कि 3 दिन तक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। फिर 12 जनवरी को छात्रा का पोस्टमार्टम हुआ, यौन हमले की पुष्टि नहीं हुई। फिर 13 जनवरी को शव के साथ करगिल चौक पर परिजनों ने प्रदर्शन किया, फिर जिसमें 6 नामजद 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। उसके बाद 13 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर पथराव किया गया।
16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फाइनल करने के लिए एम्स भेजा गया। 16 जनवरी को ही हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने यौन हिंसा को क्यों नकारा? सवाल यह भी बन रहा है कि गायनेकोलॉजिस्ट से बयान आखिर किसने दिलाया? सवाल यह भी, क्या हॉस्टल संचालक को पुलिस बचा रही थी? सवाल यह भी बनता है कि हॉस्टल संचालक के राजनीतिक रसूख ने दबाव बनाया। और सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं, क्या हॉस्टल संचालक और अस्पताल में मिली भगत थी? क्योंकि कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बयान बदलते चले गए, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की टीम अब क्या कार्रवाई करती है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको शर्मसार कर देगी। लोग कितने निर्मम और संवेदनहीन हो चुके हैं, ये तस्वीर इस बात की गवाह है। सीतामढ़ी में एक किशोर मर गया, लेकिन लोग मछली लूटते रहे। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं सीतामढ़ी की। सड़क पर पिकअप वैन पलटा है। सड़क पर पड़ी मछलियां बिखरी पड़ी हैं। मछलियों के बीच ही 17 साल के किशोर की लाश पड़ी है। हम उस किशोर की तस्वीर नहीं दिखा सकते, आपका कलेजा फट जाएगा। लेकिन लोगों को देखिए, किशोर की जान बचाने के बजाय लोग मछली लूटने में लगे हैं। इस तस्वीर ने इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। ये तस्वीर बता रही है कि हम कितने निर्मम हो चुके हैं। लोग उस किशोर को बचाने के बजाय मछली लूटने में लगे हैं। कोई बाल्टी लेकर आया तो कोई बोरा, लेकिन उस किशोर की किसी को फिक्र नहीं हुई। सीतामढ़ी के जोजीहट गांव में हृदय विदारक और शर्मनाक घटना ने सबको शर्मसार कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर हर किसी को शर्मसार कर रही है और कई सवाल भी पूछ रही है। इस तस्वीर के मायने अब आप समझिए। मानवीय उदासीनता को यह तस्वीर दिखाता है, क्योंकि आप सोचिए, वहीं पर मौजूद एक किशोर जिसकी जान चली गई, मौत हो गई, उसको कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया, बल्कि लोग मछली लूटने में लगे रहे। समाज में बढ़ रही संवेदनहीनता को यह दिखाता है। लोग एक दूसरे से अब कटते जा रहे हैं, ये तस्वीर यही बयां करती है। समाज का ताना बाना अब टूटता जा रहा है। क्या मरते हुए व्यक्ति से मछली ज्यादा जरूरी है? लोगों ने घायल को बचाने की आखिर कोशिश क्यों नहीं की? ऐसी घटनाएं तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो क्या अब लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं? मतलब इतने सेल्फिश कि बस अपने आप से ही मतलब है। आप सड़क पर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी के साथ कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। और ये तस्वीर यही बताती है कि लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं और लोग कितने सेल्फ सेंटर्ड बन गए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक को महज दिखावा बताया। रोहिणी ने गिद्धों को ठिकाने लगाने की बात कही। बड़ा सवाल है कि रोहिणी आचार्य ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा। यह खबर आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉस्टल में छात्र मामले की मौत मामले का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। और देखिए, हॉस्टल में छात्रा की मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि अभी फिलहाल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे के तहत पुलिस की टीम आगे की अब कार्रवाई करेगी और इस मामले में एसआईटी का गठन पुलिस ने कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉस्टल में छात्रा की मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है और अब ये टीम आगे की जांच करेगी। सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ही इसकी जानकारी दी है। यानी अब इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए पुलिस की टीम तैयार है और एसआईटी का गठन कर दिया गया है। देखिए, लगातार परिजनों की तरफ से इंसाफ की मांग की जा रही थी। परिजन के साथ साथ जो लोग थे वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किए थे और ये भी कहा जा रहा था कि छात्रा के साथ गलत हुआ है। और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये कहा गया
कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो अब जांच और तेज हो गई है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एसआईटी का गठन हो गया है, क्या कुछ कार्रवाई आगे? अब बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये घटना घटी और उसके बाद लगातार जब पुलिस पर ही सवाल उठने लगे तो सरकार ने अब एसआईटी का गठन कर दिया है और खुद इस मामले को गंभीरता से बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया। सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी भी साझा की है सोशल मीडिया पर और खास तौर पर उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी मांगी है। एसआईटी का गठन करने का निर्देश के साथ साथ पूरी रिपोर्ट भी मांगी गई है कि आखिर इस घटना के बाद पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और आगे दोषियों पर किस तरीके से कार्रवाई हो और जो दोषी हो वो पकड़े जाए, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मतलब साफ है कि अब भले ही देर से, लेकिन सरकार अब और पुलिस, बिहार पुलिस इस पूरे मामले पर अब कड़ी कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से अब एसआईटी का गठन किया गया, हालांकि इस मामले में शुरुआती दौर की जांच की बात करें तो उस पर पुलिस पे सवाल जरूर उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार की फजीहत होती नजर आई उसके बाद एक्शन में कहीं न कहीं पूरा मामला जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि सरकार एक्शन में है और एसआईटी का गठन किया गया है। जी शैलेंद्र, अभी एक गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है, आगे क्या लगता है किस तरह से अब कार्रवाई बढ़ेगी, क्योंकि कई नाम भी बताए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से शक के आधार पर? बिल्कुल देखिए, पुलिस के सोर्सों से जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस जिन लोगों का भी नाम सामने परिजनों की तरफ से दिया गया है, बताया गया है, उन लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी और अन्य चीजें लगातार हो रही हैं। लेकिन चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में बहुत तथ्य निकल करके सामने नहीं आया था और इन्हीं चीजों को देखते हुए एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द एसआईटी का गठन हो और जो रिपोर्ट है वो दी जाए ताकि जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई हो और खास तौर पर इस पूरे मामले पर अब सरकार कड़ी कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की कर लेते हैं। देखिए, लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक को महज दिखावा बताया। रोहिणी आचार्य ने गिद्धों को ठिकाने लगाने की बात कही, लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है कि रोहिणी ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये तस्वीरें हैं आरजेडी की समीक्षा बैठक की। तेजस्वी यादव आरजेडी सांसदों के साथ हार पर मंथन कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस समीक्षा बैठक पर तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़े कर दिए। रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्ममंथन करना और जिम्मेदारी लेना है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती समझती ही है। अब बड़ा सवाल है कि रोहिणी ने आरजेडी में गिद्ध किसे कहा। रोहिणी का इशारा किस ओर है? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो अब आपको खबर समझाते हैं और देखिए, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं और आज तेजस्वी यादव जब समीक्षा बैठक कर रहे थे तो उसी दरमियान उनका ये पोस्ट आया तो सियासी हलचल मच गई। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, सबसे पहले आपको हम वो दिखाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो समीक्षा की जा रही है ये सिर्फ दिखावा है। दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद आत्ममंथन करना और जिम्मेदारी लेना। और इसके साथ ही उन्होंने सलाह भी दी कि अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाना भी जिम्मेदारी है। इसके बाद ही किसी प्रकार की समीक्षा सही साबित हो पाएगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती समझती ही है। अब आप समझिए कि रोहिणी आचार्य ने कब तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तो 15 नवंबर 2025 को रोते रोते राबड़ी आवास छोड़ा था रोहिणी आचार्य ने। वो तस्वीरें भी सामने आई थी और उस वक्त तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज नेमत पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद फिर 18 नवंबर 2025 को
वीडियो जारी कर तेजस्वी यादव पर उन्होंने सबसे बड़ा हमला बोला था। किडनी की बात आई तो बेटा क्यों भागा, ये सवाल भी पूछा था। 10 जनवरी 2026 को विरासत को खत्म करने के लिए अपने काफी हैं, ये भी उन्होंने पोस्ट के जरिए हमला किया था। और उसके बाद 16 जनवरी 2026 को ये कहा कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है आत्ममंथन, चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाएं। अब रोहिणी आचार्य के पोस्ट से उठते सवाल को समझिए। रोहिणी आचार्य ने गिद्ध किसको कहा, यह समझना होगा। खैर, इस सवाल का जवाब तो रोहिणी आचार्य ही देंगी, लेकिन आप ये समझिए कि रोहिणी तेजस्वी विवाद की शुरुआत कब हुई। तो विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही थी और तेजस्वी यादव के रथ के फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे दिखे। तस्वीर सामने आने के बाद सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई थी। तब रोहिणी आचार्य ने लिखा था, फ्रंट सीट सदैव पार्टी के शीर्ष नेता के लिए चिन्हित है। और उसी वक्त उन्होंने सबसे पहला हमला तेजस्वी यादव पर बोला था। इसके बाद रोहिणी आचार्य के पोस्ट के विरोध में कमेंट आने लगे। फिर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर लिया, परिवार के कई सदस्यों को अनफॉलो भी कर दिया। इसके बाद चुनाव में आरजेडी की हार हुई तो फिर से रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए और यह सवाल पूछा गया। हार की जिम्मेदारी को लेकर रोहिणी का पारा हाई हो गया। तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए। विवाद बढ़ गया तो गंभीर आरोप लगाते हुए रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया और अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला बोला है। हालांकि उन्होंने गिद्ध किसको कहा है, ये रोहिणी आचार्य ही समझ सकती हैं और जान सकती हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने चंपारण की धरती से एक बार फिर से नई यात्रा की शुरुआत की है। बेतिया से अपनी समृद्धि यात्रा शुरू करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रदेश के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की तो वहीं बेहतर शिक्षा के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का भी ऐलान कर दिया। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हर बार एक नई यात्रा से बिहार की सियासत की सूरत बदलने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार से एक बार फिर नई यात्रा की शुरुआत चंपारण की धरती से की। इसे समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है। नवंबर में छप्पर फाड़ जनादेश मिलने के बाद मुख्यमंत्री पहली बार खुले तौर पर जनता के बीच पहुंचे। नीतीश ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, साथ ही जीविका दीदियों से संवाद किया। जनसभा को संबोधित करते हुए गरीबी रेखा के नीचे पाए गए 94 लाख परिवारों को सीधे रोजगार से जोड़ने के लिए वादे के साथ ही 2-2 लाख रुपए देने की बात भी कही। 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि दिया जाएगा और इसके लिए जो हम लोग 2 लाख रुपए की बात किए हैं उससे भी और ज्यादा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान वो बिहार के 9 जिलों का दौरा करेंगे। न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में हुए बीएमसी चुनाव की, जिसमें बीजेपी की बल्ले बल्ले है। इसलिए क्योंकि बीजेपी को यहां एक बार फिर से बम्पर जीत मिली है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के नतीजों में बीजेपी और शिवसेना की ऐसी लहर चली, विपक्ष के परखच्चे उड़ गए। ना वोट चोरी का फेक नैरेटिव काम आया, ना मराठी अस्मिता का कार्ड। निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। ये जश्न महाराष्ट्र में भगवा लहराने का है। ये जश्न शहर शहर बीजेपी और शिवसेना की प्रचंड जीत का है। ये जश्न खास है क्योंकि महायुति ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया है।
देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि मराठवाड़ा में शरद पवार का तिलिस्म टूट गया। मुंबई में ठाकरे ब्रांड तिनके की तरह बिखर गया। विदर्भ कांग्रेस के हाथ से फिसल गया। और ये एक बार नहीं हुआ, महज 14 महीने में दूसरी बार हुआ है। पहली बार ये जोड़ी महाराष्ट्र विधानसभा में दिग्गजों को मात देकर आगे बढ़ी, तो दूसरी बार जब निकाय चुनाव के नतीजे शुक्रवार को सामने आए तो फिर से देवेंद्र और एकनाथ की जोड़ी विपक्ष के लिए मुश्किल का सबब बन गई। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। सबसे खास जीत बीजेपी और शिवसेना की बीएमसी में रही। वो बीएमसी जो एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका है, जिसका सालाना बजट लगभग 74,427